शुरू किया जाए। सब लोग आ गए ना भाई? सब लोग आ गए? चलो एक बार सब लोग फटाफट कमेंट कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग फटाफट कमेंट कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके चलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल। क्या पढ़ेंगे भाई? सर्किल, वृत्त। ठीक ना? क्या पढ़ेंगे? वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना? बेहतरीन तरीके से समझिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक ना? बढ़िया से समझिएगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। वृत्त कहते किसको? कहते किसको है? अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ध्यान दो, फिगर आपको बनाते हैं। एक मान लीजिए आपका समतल प्लेस हो गया। ठीक ना? समतल प्लेस हो गया। तो किसी भी समतल में यदि एक बिंदु, ध्यान देना, किसी भी समतल में यदि एक बिंदु, कोई बिंदु इस प्रकार गतिमान है, जैसे हम ये बिंदु ले लिए, अब यहां से आप इस बिंदु के चारों तरफ क्या कह दे कि एक बिंदु इस तरीके से गतिमान है, इस तरीके से गतिमान है कि इसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव क्या रहती है? नियत रहती है। जैसे इस बिंदु से एक नियत दूरी पर ध्यान देना, ये क्या है? गतिमान है। जैसे यहां से यहां तक एक नियत दूरी होगी। नियत दूरी मतलब हर जगह बराबर रहेगा, हर जगह क्या रहेगा? बराबर, हर स्थान पे बराबर रहेगा, गतिमान है। तो इस बिंदु के परितः, ध्यान देना, इस बिंदु के परितः जो आकृति बनेगी ना, वो कहलाता है वृत्त। फिर से समझिएगा, किसी समतल में यदि एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है कि इसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, तो ऐसे बिंदु के बिंदुपथ को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। किसी समतल में एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है कि इस बिंदु के, इस बिंदु से नियत दूरी सदैव इसकी क्या रहती है? नियत दूरी रहती है। जो जैसे गतिमान है चारों तरफ ना, तो सदैव क्या रहती है? नियत दूरी रहती है। तो इस बिंदु के बिंदुपथ से बनी जो आकृति है ना, वो वृत्त कहलाती है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना? यहाँ मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है ना? किसी समतल में यदि एक बिंदु, यदि एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है कि इस बिंदु से दूरी सदैव नियत हो, तो ऐसे बिंदु से बने बिंदुपथ, बिंदु से बने बिंदुपथ को वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? वृत्त। ये आपका बिंदु हो गया। अब यहां से इसकी क्या है? चारों तरफ अगर हम इसके चक्कर लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है? इस बिंदु से सदैव इसकी दूरी क्या होती है? नियत रहती है। सदैव नियत यानी हर जगह पे समान रहेगी। इस तरीके से बने बिंदु, बिंदु के द्वारा जो बिंदुपथ होगा, रास्ता होगा ना, वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसमें,
अगर आपका ये वृत्त है ना, तो वृत्त ये जो बिंदु होगा ना, ये जो बिंदु होगा ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, केंद्र। तो स्थिर बिंदु को, जो ये बिंदु है ना, स्थिर बिंदु को क्या बोलेंगे, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र बोलेंगे। स्थिर बिंदु को क्या बोलेंगे भैया, वृत्त का केंद्र। तथा जो रास्ता है ना, अर्थात जो बिंदु पथ है, जो बिंदु पथ है, ये जो रास्ता है चारों तरफ का, बिंदु पथ को क्या बोलेंगे, बिंदु पथ को क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि बोलेंगे। ठीक है ना भाई, याद रखना इस चीज को, ध्यान देना। इसको बिंदु का केंद्र बोलेंगे, और ये जो रास्ता चारों तरफ ये बनता है ना, ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर हम इस बिंदु से इस परिधि पर, कोई परिधि पर एक बिंदु मान के और इस केंद्र से एक रेखा खींचते हैं जिससे ये दोनों मिल जाए, तो ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर है ना, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। चलो आगे पेज पे हम लोग चलते हैं। तो समझ में आ गया ना, वृत्त किसको बोलते हैं, वृत्त किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। देखो ये हो गया ए, इसको ओ मानो, वृत्त के केंद्र को ओ मानो, इसको मान लेते हैं ए। ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि ये कहलाता है केंद्र, और ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाती है, परिधि, और ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक है ना, याद रखना। तो अब हम बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या की सबसे पहला पॉइंट। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट क्या बात करते हैं भैया, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या बात करते हैं। वृत्त की त्रिज्या होती क्या, एक एक पॉइंट याद ध्यान देते चलना इसमें। ठीक ना, एक एक पॉइंट ध्यान देते चलना। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। हमने क्या कहा, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को, किसी बिंदु को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की क्या कहते हैं भाई, त्रिज्या कहते हैं। देखो जैसे ये वृत्त का केंद्र हो गया, अब इस पे वृत्त की परिधि पर कहीं भी, यानी इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर, कहीं कहीं भी आप कोई बिंदु ले लो, कहीं भी A to Z कोई भी बिंदु ले लो, अगर यहां से यहां तक ऐसे मिलाते हो तो यही क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है भैया, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना, किसी भी बिंदु पर अगर आप मिलाओगे ना तो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या होती है ना, आगे भी आपको बताएंगे व्यास, ठीक है, व्यास के बारे में। तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है यह व्यास की आधी होती है। व्यास क्या होगा अभी आगे बताएंगे। ठीक ना, व्यास की क्या होती है, आधी होती है, व्यास की आधी होती है, ये चीज याद रखना। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या होती है भैया, आधी होती है। ओके, आधी होती है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2। क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2। जरा बताओ ये पूरा पॉइंट समझ में आया क्या, ये चीज समझ में आया क्या, कि अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त पर किसी भी कोई भी बिंदु रख दो और वहां से खींच दो, उस बिंदु को मिला दो, तो सब की सब त्रिज्याएं कहलाएंगी। और वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, वो व्यास की आधी होती है। एक
क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, फटाफट आंसर करना कि इस वृत्त में हम कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, इस वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, आप लोग बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। फटाफट कमेंट करो, इस वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। वेरी गुड, अनंत अनंत। तो ध्यान देना, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना, इसमें आप अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, ठीक है ना, अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, इस पॉइंट को याद रखना। चलो एक और वृत्त की बात करते हैं। देखो वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा के बारे में बात करते हैं। वृत्त की जीवा आखिर होती क्या है, वृत्त की जीवा होती क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, वृत्त की जीवा क्या होती है। मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। अगर इसकी परिधि पर कहीं भी आप दो बिंदु ले लो, क्या ले लो भैया, दो बिंदु ले लो, दो बिंदु ले लो। हमने ले लिया इधर ए और इधर हमने ले लिया एक बिंदु बी। वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं ना, वही क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ठीक है ना, तो ध्यान देना, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है भाई, ये जो रेखा कहलाएगी ना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भैया, जीवा बोलेंगे। अब आगे एक चीज आप बताओ हमें, एक बात हमको यहां से आप लोग ये बताओ कि इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहां खींची जा सकती है, ये चीज आप लोग बताओ। इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहां खींची जाए, यानी सबसे बड़ी लाइन जो अगर खींची जा सकती है ना, कहां खींची जा सकती है, ये बताओ। अब सबसे बड़ा रेखाखंड कहां खींचा जा सकता है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ, चीजें आप लोगों को याद रहेगी। व्यास, वेरी गुड। ध्यान देना, अगर हम इस जीवा को ना वृत्त के केंद्र से खींच दे, ध्यान दो, ऐसे खींच दे, ऐसे, तो ये सबसे, इसको मान लेते हैं आपका P और Q। तो ध्यान देना, ये O हो गया, तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा, अर्थात वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, ठीक है ना, केंद्र से होकर जाती। इतनी चीज याद रखो बस, अभी व्यास पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से होकर जाती है भैया, तो केंद्र से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। चलो एक दो पॉइंट इसी में और आपको समझाते हैं। जरा मुझे आप लोग ये बताओ कि ये जो जीवा खींची गई है, तो यह जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है क्या, ये चीजें आपको सब पता होनी चाहिए। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में
दो भागों में बांटती है, ध्यान देना, दो भागों में बांटती है। ध्यान दो, जैसे हम ये वृत्त बना दिए और यहां पे हमने ले लिया जीवा ए बी, तो अब ध्यान दो, इधर का बड़ा भाग है, ये दीर्घ भाग है, और ये क्या है भाई, ये वाला, ये लघु भाग है, ये लघु भाग है। दो भागों में बांटती है, तो बड़े भाग को दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड, तथा छोटे भाग को लघु वृत्त खंड बोलेंगे, लघु वृत्त खंड कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, ये जीवा होती है ना, ये वृत्त को दो भागों में बांटती है, वृत्त को दो भागों में बांटती है। बड़े भाग को आप दीर्घ बोलोगे और छोटे भाग को लघु, ठीक है ना। तो बड़े भाग को क्या बोलोगे आप लोग, दीर्घ वृत्त खंड, और छोटे वाले को क्या बोलोगे, लघु वृत्त खंड। क्लियर है ना। और जैसे हम त्रिज्याय वृत्त में अंत खींच सकते हैं ना, उसी प्रकार एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, ठीक है ना। अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, ये चीज याद रखना, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। अच्छा, एक बात आप लोग यहीं और बता दो, तो एक बात आप लोग यहीं पे हमको और बता दो, एक बात बताओ, ये जब हम मिला दिए ना, तो ये तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड बन गया। ये जो परिधि है ना, ये परिधि जो है दो भागों में बट जाती है, इस तरफ वाली परिधि को क्या बोलते हैं, जरा बताओगे। यानी इसको क्या बोलते हैं, जब परिधि दो भागों में बढ़ जाती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओगे। बताओगे भाई, परिधि दो भागों में बढ़ जाती है, जैसे हमने बिंदु लिया यहां से, ये तो यहां से ये वाला भाग अलग हो जाता है और ये वाला भाग अलग हो जाता है, परिधि का, जैसे वृत्त कट के अलग हो जाता है ना, ऐसे परिधि भी भाई अलग हो जाती है। इसको बोलते क्या है, बताएंगे आप लोग। इसको बोला जाता है चाप। क्या बोला जाता है, चाप। तो ये वाला बनेगा आपका लघु चाप। क्या बनेगा भैया, लघु चाप। लघु ऐसे दिखाया जाता है ए, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ केंद्र रहता ना, तो ओ लिखा जाता है ना, तो जैसे यहाँ पे ऐसे हम बी लिख देते हैं, ठीक है ना, बी लिख देते हैं यहाँ से। तो ध्यान दो, ए बी, तो ये आपका चाप बने, ऐसे ऊपर लिख के लिखा जाता है। और एक आपका बनेगा दीर्घ चाप, एक आपका बनेगा दीर्घ चाप। आप जानते रहो कि किसको क्या बोला जाता है। तो इस साइड वाला जो इधर से ये परिधि बनेगी ना, ये वाली, ये जो इधर से बनेगी ना, इसकी लंबाई देखो ज्यादा है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप, ठीक है ना। इसको भी वैसे ही दिखाएंगे, इसको भी वैसे दिखाएंगे, बशर्ते आप पढ़ते समय एक को क्या पढ़ोगे, लघु चाप, और एक को क्या पढ़ोगे, दीर्घ चाप। तो जरा सब लोग कमेंट करके बताओ कि यहां तक चीज समझ में आई क्या, यहां तक चीजें समझ में आई क्या, कि वृत्त का व्यास किसको बोलेंगे, सॉरी, वृत्त की जीवा किसको बोलेंगे। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, बड़े भाग को दीर्घ वृत्त खंड, छोटे भाग को लघु वृत्त खंड, और परिधि को भी दो भागों में बांटती है। तो बड़े वाले को क्या बोलेगा, दीर्घ चाप, और छोटे वाले को क्या बोलेंगे, लघु चाप, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोग याद रखना। जिस प्रकार से वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है ना, उसी प्रकार वृत्त में अनंत जीवाएं भी खींची जा सकती हैं, ठीक है ना, अनंत जीवाएं भी खींची जा सकती हैं। अब देख लीजिए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है, ठीक है ना, वृत्त के व्यास के बारे में। अब आराम से इसकी डिफिनीशन आप दे सकते हो, अब इसकी डिफिनीशन आप लोग आराम से दे सकते हो। अगर आप लोग जीवा पढ़ लिए ना, इसकी डिफिनीशन आप लोग आराम से दे सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका ओ, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी। तो ध्यान देना, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से
खींची गई जीवा, खींची गई जीवा व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती भैया? व्यास कहलाती है, ठीक है ना, व्यास कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये खींची गई जीवा है अब व्यास कहलाती है, अब इससे चाहे ऊपर खींचो चाहे नीचे खींचो तो इस रेखा खंड से यानी इस व्यास से सारी भुजाएं छोटी आएंगी, सारी रेखाएं जो खींची जाएंगी ना वो सब की सब छोटी बनेंगी। यानी यहां से एक पॉइंट निकल के ये आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? भैया आप पीछे पढ़ चुके हो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है भैया? व्यास होती है। क्या होती है? व्यास होती है। अगर आपसे कभी कोई पूछ लेना कि सब देखो ऐसे इसमें ऐसे खींचते जाओगे, ऐसे यहां खींचोगे, ऐसे यहां खींचोगे तो देखो बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, ये सब बढ़ता जाएगा, तो एक समय आएगा कि सबसे बड़ा खींचा जाएगा तो केंद्र से खींचा जाएगा, फिर इधर से क्या होगा, फिर इधर से घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इधर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो खींचा गया ना इसको बोलेंगे हम लोग व्यास, बाकी सबको क्या बोलेंगे? जीवा। बाकी सबको क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे, ठीक है ना। इसको भी जीवा बोला जाता है लेकिन इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? व्यास। क्यों होता है उस चीज को भी देखो। आपको पता है कि यहां से अगर केंद्र से जा रही है तो यहां से यहां तक ये त्रिज्या है और इधर भी यहां से यहां तक त्रिज्या है, ठीक है ना। इसलिए त्रिज्या का दुगुना हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? व्यास। एक नया नाम दे दिया जाता है व्यास। तो ध्यान देना, व्यास जो होती है ना, व्यास, व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। अभी पीछे पढ़ चुके हो कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। क्या होती है भैया? दुगनी होती है। यानी आप लिख सकते हो कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। क्या लिख सकते हो? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक चीज और यहां ध्यान देना, देखो इसका अगर इंडिकेशन देखोगे ना तो ये डी से प्रदर्शित किया जाता है और ये तो आपका स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है, बट हमें उसकी कोई जरूरत है नहीं, अभी उसकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी जो है व्यास खींचे जा सकते हैं तो आप लोग क्या बताओगे? जरा कमेंट करके बताओ कि एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। कमेंट करके बताओ सब लोग, एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? बताएंगे आप लोग? फटाफट कमेंट करके बताओ कि एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। आप लोग कमेंट बहुत लेट से करते हो। अनंत। ध्यान देना, जिस तरीके से त्रिज्या और जीवा खींची जा सकती है ना उसी तरीके से व्यास भी, क्योंकि भाई जब जीवा अनंत खींच सकती हो तो सबसे बड़ी जीवा यही तो होती है ना, अनंत खींचो, बात बराबर है। एक चीज और याद रखना, वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास होता है ना, जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, जबकि जीवा सिर्फ 2 भागों में बांटती है और एक बड़ा होता है और एक छोटा, ये बराबर कर देता है, भागों में बांटता है। अब प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे? प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? अर्धवृत्त कहते हैं, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जरा सब लोग एक बार कमेंट करके बता दो कि यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि वृत्त की त्रिज्या किसको बोलेंगे?
वृत्त की जीवा किसको बोलेंगे और वृत्त का व्यास किसको बोलेंगे और वृत्त की परिधि किसको बोलते हैं? सब लोग कमेंट करके बताओ कि यहां तक चीज समझ में आ गई क्या? अब आगे हम बढ़ेंगे इसके क्षेत्रफल और इसकी परिधि की तरफ, क्योंकि हमें पूरा इसमें नहीं पढ़ना है, हमें क्षेत्रफल और परिधि पढ़ना है, क्योंकि हम एरिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। ज्यामिति जो कोऑर्डिनेट उसमें ज्यामिति ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ना, तब उसमें इसकी सारी चर्चाएं करेंगे अलग से, और जो सारी चीजें बनती है वो सारी चीजें चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलो इस सब चीजों को नोट कर लेना, ठीक है ना, सारी चीजों को नोट कर लेना, ध्यान दो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है ना, वर्ग इकाई। और अगर हम इसके परिधि की बात करें ना, तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वह 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर इकाई होती है। जिसको ये दोनों फार्मूला पता है, जिसको ये दोनों फार्मूला पता है ना, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, ये सब बता सकता है, सूत्र सब बना सकता है कि चाप की लंबाई क्या होगा, ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन का सूत्र खुद बना सकता है, ठीक है ना। तो चलो ये ध्यान देना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये वृत्त की परिधि होता है। एक चीज और आपको याद रखना है, पाई बराबर मान आपका 22/7 भी लिया जाता है, और क्या लिया जाता है, 3.14 भी लिया जाता है, बशर्ते आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल के रखा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो इसको लिखोगे, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो इसको लिखोगे 22/7 को। अगर बोल दिया तो इन दोनों में से बताएगा कि कौन सा लिखना है, ठीक है ना, बताएगा, फिर आपको 22/7 लिखना है कि 3.14 लिखना है। अगर नहीं बोला तो 22/7 लिखना। क्लियर है ना, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना भाई। चलो अब हम आपको सिखाते हैं, वो ट्रिक सिखाते हैं जिससे आप लोग वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल बहुत आराम से करोगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बड़ी अजीब चीज लगे, बहुत सारे लोगों को हो सकता है 1-2 बार में ना समझ में आए, बट समझने की कोशिश करना। उसके बाद देखना जितने क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे, और क्वेश्चन हम खुद से नहीं बनाए, आपके बुक से सारे क्वेश्चन लिखे हैं, और देखना कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे बहुत आसानी तरीके से। चलो हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ध्यान से देखना, एक तरफ यहां लिख देते हैं हम त्रिज्या, अच्छे से समझना आप लोग, ठीक ना। यहां हम लिख देते हैं आपको त्रिज्या, और यहां लिख देते हैं आपका व्यास। क्या लिख देते हैं भाई, व्यास। और यहां लिख देते हैं आपकी परिधि, परिधि। और इधर लिख देते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताओ कि अगर हम वृत्त की त्रिज्या को 3.5 इकाई मान लें, तो बताओ व्यास क्या होगा, परिधि क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगा। तीनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, तीनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, तीनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर हम वृत्त की त्रिज्या कितनी मान लें भैया, 3.5 मान लें, तो फटाफट बताओ सब लोग। तो आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोगों को चीज सिखा रहे हैं। जरा आप लोग बताओ, अगर 3.5 त्रिज्या है तो व्यास क्या हो सकते है, परिधि क्या हो सकती है, और क्षेत्रफल क्या हो सकता है। संगीता ने आंसर दिया 744
154। चलो एक आंसर आ गया, बाकी लोग ही बताएं। 744 144। चलो व्यास तो हो जाएगा कितना भैया, 7 हो जाएगा। वेरी गुड, 7 हो जाएगा। परिधि की बात करें तो अगर हम यहां से परिधि की बात करें ना इसकी, तो 2πr 2 गुणते 22/7 अगुड़े 3.5, 7 पचे 35, 5 दुनिया 10, 1 हो जाएगा और 1 में 22 से गुणा करेंगे तो 22 होगा। सबका सबकी परिधि गलत आई है, सबकी परिधि गलत आई है। और जब परिधि गलत आई ना तो क्षेत्रफल भी गलत आया होगा 100%। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 22/7 गुणते आर स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5, जब आप गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 से कट जाएगा। अब 22 पंजे 110 होता है, पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 11। 11 में जब आप गुणा करेंगे इतने से, तो हमें लगता है कि 38.5 आएगा। कितना आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 38.5 आएगा। जरा बताओ, आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। सबसे छोटा क्वेश्चन आपसे बोले कि व्यास क्या होगा, परिधि क्या होगा, क्षेत्रफल, तो आप लोगों ने व्यास तो शुद्ध बता दिया, बट आप लोगों ने परिधि और क्षेत्रफल गलत बताए। 3 के तीनों लोग गलत है कि नहीं गलत है, गलत है कि नहीं गलत है भाई, है ना। सोच लो कि एक छोटे से क्वेश्चन को आप लोग गलत कर दिए। देखो कुछ जगहों पे सॉरी बोलने से काम नहीं चलता, ठीक है ना। मानते हैं कि चलो आपने गलती कर दी, ठीक है ना, और उसके लिए आपने सॉरी बोल दिया, अच्छी बात है, अच्छे संस्कार हैं। लेकिन हर जगह पे सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। अब हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत दो और लास्ट में बोल दो सॉरी, तो हम आप हर बार माफ करते चलेंगे। तो क्या ये बताओ मुझे, आप लोग अपने दिमाग में ये बात सेट कर सकते हो क्या, अपने दिमाग में इतना सेट कर सकते हो क्या, सिर्फ ये 4 पॉइंट, कि अगर वृत्त की त्रिज्या 3.5 हो गई तो व्यास 7 होगा, परिधि 22 होगी और क्षेत्रफल 38.5 होगा। सेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो ना भाई। यही है आपकी ट्रिक, ये आपकी ट्रिक है। पता नहीं आप लोग पढ़े होगे इस तरीके से कि नहीं पढ़े होगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस चीज को सीखो, कोशिश करो। इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है। त्रिज्या अगर 3.5 है तो व्यास 7 होगा, परिधि 22 होगी और क्षेत्रफल 38.5 होगा। ये रट लो, याद कर लो आप लोग को कि भाई देखो ये चीज अगर ये चीज याद है तो ये तो याद हो जाएगी। अब याद करना है सिर्फ परिधि उसकी 22 होती है और क्षेत्रफल 38.5 होता है। क्षेत्रफल 38 क्या होता है, 5 होता है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और समझाते हैं, ठीक है ना, आगे चल के और समझाते। हमने क्या कहा था भाई, यहां पे लिख देते हैं त्रिज्या। समझने में समय ले लीजिए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में समय मत लेना, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं त्रिज्या, यहां लिख देते हैं व्यास, यहां लिख देते हैं आपकी परिधि और यहां पे लिख देते हैं आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमने क्या कहा कि अगर हम इसको 3.5 लेते हैं तो ये 7 आएगा, ये 22 आएगा और ये 38.5 आएगा। क्लियर है ना, 38.5 आएगा, 38.5 आएगा। क्लियर है ना। अब देखो, अगर हम इसको ध्यान से समझना, अगर हम इसको 7 लिख दें, कितना लिख दे 7, तो ये आपका 14 हो जाएगा और ये आपका 44 हो जाएगा। आप लगा के चेक कर लो, और ये आपका 154 हो जाएगा। अगर जिसको ना यकीन हो तो इन दोनों को सॉल्व करके चेक कर ले कि अगर हम वृत्त की त्रिज्या को 7 ले लेंगे तो परिधि 44 हो जाएगी और क्षेत्रफल 154 हो जाएगा। आप लोग इसी का आंसर दिए थे, 3.5 की परिधि और क्षेत्रफल बताए थे, जो कि 7 की थी, जो कि किसकी थी, 7 की थी। अब यहां से देखो एक निष्कर्ष निकल के आता, उस चीज को जरा दिमाग में सेट करो। त्रिज्या 3.5 से कितनी हो गई, 7 हो गई। तो जरा बताओ कि क्या हो गई,
दुगनी हो गई। ध्यान से समझना, जब त्रिज्या दुगनी हो गई तो व्यास भी देखो दुगना हो गया, परिधि भी क्या हो गई, दुगनी हो गई। लेकिन अगर क्षेत्रफल देखोगे ना, क्षेत्रफल देखोगे ना तो 2 गुना नहीं 4 गुना होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2r होता है, इसमें 2πr होता है, लेकिन इसमें पाई आर स्क्वायर होता है। यानी अगर हम सिर्फ r की बात करें ना तो देखो इसमें ओनली r होता है, इसमें भी ओनली r होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है 2 पाई, और 2 कांस्टेंट वैल्यू है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, इस 2 से नहीं मतलब है, 2 पाई से नहीं मतलब है, और यहाँ पाई से नहीं मतलब है, आर स्क्वायर से मतलब है। तो यहाँ देखो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल में जैसे ही आए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर हम त्रिज्या को चाहे दुगुना करें तो व्यास और परिधि ऑटोमेटिक दुगनी हो जाएगी। अगर हम परिधि को दुगुना करेंगे तो व्यास और त्रिज्या दुगनी हो जाएगी। अगर हम व्यास को दुगुना करेंगे तो त्रिज्या और परिधि दुगनी हो जाएगी। जरा बताओ, समझ में आया ये बात भाई? समझ में आ गया सबको? तो ध्यान देना, त्रिज्या नहीं समझ में आया, समझो कि नहीं समझ, ध्यान से समझो फिर से। त्रिज्या, व्यास और परिधि में जो भी प्रक्रिया किया जाएगा तीनों सेम होगा। तीनों क्या होगा, सेम होगा। अगर एक को आप 2 गुना करोगे ना, यहीं से समझते चलो, अगर आप एक को दुगुना करोगे तो दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कौन कौन सी, व्यास और परिधि, ठीक ना। एक क्वेश्चन आएगा आपसे, कहा जाएगा कि 2 वृत्तों के व्यासों में 3:4 का अनुपात, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, कहेगा 2 वृत्तों के व्यासों में 3:4 का अनुपात होगा, तो कहेगा जरा बताओ उनकी परिधियों में क्या अनुपात होगा। तो उनकी परिधियों में क्या अनुपात होगा, आंख मूंद के टिक कर देना कि 3:4 ही होगा, कुछ और नहीं होता। क्योंकि देखो तीनों में, ये अगर एक में हम गुणे 2 किए ना तो दूसरे वाले में भी गुणे 2 हुआ, और तीसरे वाले में भी गुणे 2 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये चीज आप दिमाग में सेट कर लेना कि त्रिज्या, व्यास, परिधि में चाहे जिसको, अगर इसको 3 गुना करोगे ना तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक 3 गुना हो जाएगी। इसको 5 गुना कर दो, व्यास को 5 गुना कर दो, त्रिज्या भी 5 गुना और परिधि भी 5 गुना हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? त्रिज्या, व्यास, परिधि समझ में आ गया? जरा एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो, त्रिज्या, व्यास, परिधि समझ में आ गया? कि ये तीनों में एक ही कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अगर त्रिज्या, व्यास और परिधि तीनों को चाहे दुगुना किया जाए, अगर देखो इसको दुगुना करोगे तो ये हो गया, ये हो गया, लेकिन क्षेत्रफल में इन तीनों से डायरेक्ट किस में आ जाए, क्षेत्रफल में आ जाए। तीनों में से किसी में एक में से डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल में आएंगे तो जितना गुना यहां हुआ रहेगा, मान लो कि अगर इन तीनों को n गुना बढ़ाया जाता है, इन तीनों को n गुना बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल ऑटोमेटिक n² गुना बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल n² गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आई ना? जैसे कह दिया गया कि एक वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो सीधा मार देना 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। बोल दिया कि एक वृत्त का व्यास तिगुना कर दिया जाता है तो जरा बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सीधा मार देना, इतना हो जाएगा। बोल देगा एक वृत्त की परिधि 4 गुना कर दी जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, टिक कर देना, डायरेक्ट 16 गुना हो जाएगा। जरा बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, सब लोग कमेंट करके बताओ। बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है इससे, बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है इससे, ठीक है ना। सबको समझ में आ गई? यानी त्रिज्या, व्यास, परिधि तीनों एक चीज और क्षेत्रफल अलग हो जाता है। त्रिज्या, व्यास, परिधि में n गुना की वृद्धि होगी
लेकिन क्षेत्रफल में आएंगे सीधा उसका स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आप लोग क्वेश्चन लगाना, सॉल्व करना, देखते हैं आप लोगों से बनता है ना कि नहीं बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, 10.5 त्रिज्या। हम आपको नहीं कहेंगे कि फार्मूला लगाओ, जरा आप लोग डायरेक्ट लगाने की कोशिश करना। फार्मूले से तो सब कर लोगे लिख के, लेकिन डायरेक्ट लगाने की कोशिश करना। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, त्रिज्या वाले एक वृत्त, वाले एक वृत्त, एक वृत्त की परिधि क्या होगी, की परिधि क्या होगी, की परिधि क्या होगी, बताओ भाई जरा क्या होगी, तो बताओ जरा क्या होगी, तो बताओ जरा क्या होगी। पहला क्वेश्चन आप फार्मूले से भी लगा सकते हो, पहले क्वेश्चन को हम छूट देते हैं कि आप लोग फार्मूले से भी लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन आप चाहे डायरेक्ट लगाओ चाहे फार्मूले से लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट लगाने का प्रयास करना। चलो बताओ, बताओ भाई बताओ, फटाफट आंसर दो। 66, 66, दो लोगों के आंसर आ गए 66। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ये जो चीज आप लोगों के लिए लाया हूं ना, बहुत बेटर चीज है, बहुत बेटर चीज है। इस पे सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, समझ गए ना। चलो देखो, अगर हम फार्मूले से लगाते हैं तो परिधि जो होगी, ध्यान से समझना, जो परिधि होगी वह होता है 2πr। तो 2 × 22/7 और r का मान है 10.5। 7 से काटेंगे तो 7 का नम 7, 3 बचेगा, 5 हो गए 35, 7 बचे 35, 15 दूनी 30, और एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 × 22 का मतलब क्या होता है, 66। देखो इतना आप सॉल्व किए तब आया, लेकिन जरा आप इतना बताओ, हमने कहा था कि जब त्रिज्या 3.5 होता है तो परिधि का नाम लिया है, तो परिधि कितनी होती है, तो कहोगे सर आपने तो बताया था 22 होती है। हमने कहा ठीक है, तो फिर आपकी त्रिज्या यहां कितनी हो गई, तो यहां त्रिज्या आपकी मेरे भाई कितनी हो गई, तो हो गई 10.5। तो जरा बताओ ये त्रिज्या का कई गुना हो गया, तो कहोगे सर 35 तिहैया 105 ही तो होता है। तो हमने कहा था कि त्रिज्या में जितना गुना व्यास परिधि दोनों सेम उतने ही गुना बढ़ेगी, यानी त्रिज्या परिधि और व्यास तीनों एक ही चीज होता है। तो डायरेक्ट सीधा 3 गुना कर दो, कोई प्रॉब्लम है क्या, डायरेक्ट आंसर 66 आ जाएगा। समझ में आया। सिर्फ यही वाली लाइन याद करके रखना है कि यदि त्रिज्या 3.5 है तो व्यास 7 होगा, परिधि 22 होगी और क्षेत्रफल 38.5 होगा। समझ में आया। ये डायरेक्ट वाला फंडा समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग कमेंट करके बताओ, डायरेक्ट का फंडा समझ में आया कि नहीं आया। सबके कमेंट आने चाहिए भाई, ठीक है ना। सब लोग रिप्लाई करोगे कि हाँ किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा होगा बताओगे, हम फिर से रिपीट करेंगे। सिर्फ आपको एक लाइन याद करनी है बस कि 3.5 त्रिज्या होगी तो व्यास 7 होगा, परिधि 22 होगी और क्षेत्रफल 38.5 होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरे क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा आराम से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आंसर राइट आएगा। अगर हम आपसे कह दें कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। फटाफट आंसर तो अब तो आ जाना चाहिए। बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अब तक तो आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए थे कि अगर वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी और क्षेत्रफल क्या होगा।
क्या हो गया भाई, आप लोग के आंसर नहीं आ रहे। 220 385, 220 385, 220 385। और लोग आंसर दो भाई, बाकी लोग भी आंसर दो। आपने कहा कि सर हमें आपने बताया कि अगर 3.5 त्रिज्या होती है तो परिधि 22 आती है और क्षेत्रफल 38.5 आता है। यही बताया ना कि त्रिज्या अगर 3.5 होती है तो परिधि 22 होती है और क्षेत्रफल इतना होता है। तो प्रश्नवा में क्या बोल दिया, प्रश्नवा में आपसे कह दिया कि त्रिज्या को 35 मान लो। तो इन दोनों को बताओ। तो एक बात बताओ भैया, कई गुना हुआ? 10 गुना। तो सीधा डायरेक्ट 10 गुना मारो, सीधा 10 गुना मारो, कितना होगा? 220। अब बताओ क्षेत्रफल सब गलत कर डाले। एक बात बताओ, जितना गुना यहां इसमें होता है ना, उसका यहाँ स्क्वायर गुना होता है क्षेत्रफल में। आपको पता है कि नहीं पता है? 10 का स्क्वायर होगा। एक आंसर सही आया बस सिर्फ वसुंधरा का। स्क्वायर गुना होता है यानी 100 गुना होगा, 100 से गुणा होगा तो यार 3850 आएगा मेरे भाई। समझा के निकले थे कि नहीं? त्रिज्या में, व्यास में ये भी आपका 10 ही गुना होगा। अगर व्यास पूछा होता तब भी 10 ही गुना होता, ये 70 हो जाता भाई। 35 का दुगुना 70 ना होता, ठीक है ना? तो ध्यान दो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये 70। तो ध्यान से देखो, ये दोनों दुगुना होंगे यानी n गुना होंगे, लेकिन क्षेत्रफल की बात आएंगे ना, अगर इन तीनों में से किसी का भी गुना किया गया और डायरेक्ट क्षेत्रफल पे आओगे ना, अगर यहाँ n गुना हो रहा है तो इधर n स्क्वायर गुना होता है। समझ में आया? जरा कमेंट करके बताओ। जो लोग 385 दिए हैं, 220 सही है, 385 दो दिए हैं, समझ में आया कि क्षेत्रफल क्या होता है? एन स्क्वायर गुना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यास में भी आपका 2r लिखा होता है, परिधि में 2πr लिखा होता है, लेकिन क्षेत्रफल में πr स्क्वायर लिखा होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, 2π भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब मान इसका 2 का कभी घट बढ़ नहीं सकता। इस क्वेश्चन में 2 पाई का मान घट बढ़ नहीं सकता, पाई का मान भी घट बढ़ नहीं सकता। घट बढ़ सकता है तो सिर्फ आर का। तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि व्यास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिधि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ किस पे? क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल स्क्वायर गुना होगा, जबकि ये दोनों बेचारे सिर्फ उतना ही गुना होगा जितना इसको बढ़ाया जा रहा है, त्रिज्या को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना? समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। बस आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को आगे देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं, ठीक है ना? जरा आंसर करिएगा, जरा आंसर करिएगा सब लोग, ठीक है? क्वेश्चन है आपका 14 मीटर वाले, 14 मीटर वाले, यहां त्रिज्या लिख लेना भाई, त्रिज्या लिख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 14 मीटर त्रिज्या वाले, 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि क्या होगी? परिधि क्या होगी? गलत नहीं होना चाहिए भाई, गलत नहीं होना चाहिए। बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। अगर त्रिज्या 14 मीटर कर दी गई है तो क्षेत्रफल क्या होगा उसका और उसकी परिधि क्या होगी? ये मुझे आप लोगों से जानना है, ये मुझे आप लोगों से जानना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखते हैं किसका आंसर सही आता है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, इतना समय थोड़ी ना लगेगा।
इतना समय नहीं लगता भाई। 88,616। अट्ठासी छह से 16, वेरी गुड। 88,616। देखो ना, यहां पे 3.5 होता है तो परिधि आती है 22 और क्षेत्रफल आता है 38.5। सिर्फ इतना लिखना है बस, उसके बाद तो पूरी कहानी बन जाती है। अब बोला कि ई 14 हो जाता, जहां 3.5 लिखा था ना वहां 14 लिख देते। एक बात बताओ, 3.5 का दुगुना 7 होता है और 7 का दुगुना 14 होता है, तो इसका मतलब 3.5 का, देखो पहले 2 गुना करेंगे तो 7 पहुंचे, फिर 2 गुना करेंगे तो 14 पहुंचेंगे, तो इसका मतलब कुल मिला के कितना गुना, 4 गुना। यानी ये 14 इस 3.5 का 4 गुना है, तो सीधी बात है परिधि कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। 22 चौको 88। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर गुना होगा, यानी 16 गुना होगा। कितना गुना होगा भैया, 16 गुना होगा। तो 16 पंजे 80 की 0 कितना हो जाएगा, 8। 16 अट्ठे 128 होता है। 16 अट्ठे 128, 28 में 8 जोड़ोगे तो 36 होगा। 36 की 6 हासिल 3 होता है और 16 तिया 48 होता है। यहां पे क्या किए थे भाई, 16 अट्ठे 128 किए थे ना, 36 136 होगा ना भाई, 136 होगा, मिस्टेक 136 होगा। देखो 16 पंजे 80 की 0 8, 16 अट्ठे 128, 128 में 8 जोड़ेंगे तो 136, 136 की 6 तो हासिल 13 बचेगा। तो 16 तिया 48 में 13 जोड़ेंगे, 48 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा। कितना आएगा, 61 आएगा। और एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ कितना आएगा, 61 आएगा। एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 616। तो परिधि आएगी 88 और क्षेत्रफल आ गया 616। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फार्मूले को भी ध्यान देते चलना, फार्मूले को भी लगा लेना आप लोग, ठीक है ना। लेग बाई चांस अगर आपको दिमाग से निकल गया ना तो फार्मूले से लगा लेना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि फार्मूला सबको याद है, फार्मूला से आप लोग लगा लोगे। ये वाला सिस्टम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि, कहोगे सर हर बार तो आप त्रिज्या देते हो, चलो हम परिधि और क्षेत्रफल देके भी पूछते हैं। एक वृत्त की परिधि 110 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या बताओ क्या होगी, इसकी त्रिज्या और व्यास दोनों बताओ, इसकी त्रिज्या और व्यास दोनों बताओ, बताओ भाई, बता दो जरा तो फटाफट। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। कुछ भी नहीं रखा है, एक लाइन ही तो याद करनी है, ये एक लाइन ही तो याद करनी है, उसके बाद तो पूरा परिधि और क्षेत्रफल की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी इसकी। बताओ, आ गया भाई आंसर। त्रिज्या और व्यास कितना होगा, वेरी गुड, 17.5 35 होगा, 17.5 और 35 होगा। फिर भी आप लोग समय ले रहे हो, फिर भी आप बस इतना लिख लिया करो, बस 3.5 22 और 38.5। अच्छा इसमें ये भी दिया है ना, इसको 7 लिख लो, व्यास भी दिया है ना, 7 लिख लो। चारों चीज बस ये आपको ध्यान में रखनी है बस। अब इन तीनों में देखो, ये त्रिज्या था, ये व्यास था, ये परिधि थी, ये क्षेत्रफल था। इन चारों में कौन सा चीज प्रश्न में दिया है वो चीज पकड़ो। परिधि दिया है ना, तो परिधि के नीचे जरा डालो तो इसको 110 कई गुना हो गया, 5 गुना। तो आपको पता है इधर भी 5 गुना हो जाएगा और इधर भी 5 गुना हो जाएगा, तो 7 पचे 35 हो जाएगा और 5 से गुणा करोगे तो ये 17.5 हो जाएगा। 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, एक अंक बाद लगाओगे तो पॉइंट लग जाएगा 17.5 और 35। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करता ना तो यहाँ तो
5 गुना हो रहा है, इसमें क्या करते 25 गुना कर देते, यानी 5 का स्क्वायर गुना कर देते, क्षेत्रफल भी आ जाता। जरा बताओ बात समझ में आ रही है? दीप, शिव कुमार, संजू, तीनों लोग बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। 3 के 3 लोग कमेंट करके बताओ कि ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि इसको सूत्र से कर सकते हो आप लोग, फार्मूले से वैल्यू लिख के कर सकते हो कि 2 पाई आर बराबर 110 है, आर का मान निकाल के फिर आप फर्स्ट से व्यास निकाल लोगे। लेकिन ये चीज सीखो, ये चीज आपको याद करके रखनी है, इतनी ये 4 चीज याद करके रखनी है बस। अगर ये 4 चीज आप याद करके रखोगे ना तो पूरा क्षेत्रफल परिधि इसमें के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्लियर है ना? क्योंकि ज्यादा पूछा यही जाता है, ठीक है ना, पूछा ही यही जाता है। आगे चले, चलो एक बड़ी वैल्यू देते हैं, एक आप लोगों को क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी परिधि बताओ, इसकी परिधि बताओ, इसकी परिधि होगी। अब देखते हैं किसका दिमाग यहां काम करता है, इस डायरेक्ट वाले नियम से देखते हैं किसका दिमाग यहां काम करता है। मैं उस चीज को लिख देता हूं, इसको तो लिख देता हूं, वैल्यू को लिख देता हूं फटाफट। हमने कहा था कि 3.5 होता है त्रिज्या, तो व्यास कितना हो जाता है 7 हो जाता है, परिधि कितनी हो जाती है 22 हो जाती है, और क्षेत्रफल कितना हो जाता है 38.5 हो जाता है। ये चीज यही 4 पॉइंट आपको याद करना है बस, बाकी तो सब कुछ अपने आपके हाथ में है। बताओ अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिधि क्या होगी, बताओ भाई इसकी परिधि क्या होगी। अनुपम पटेल, क्लास खत्म होने को है तब क्लास में ज्वाइन कर रहे हो भाई, चीजें समझ में कहां से आएंगी, चीजें समझ में कहां आएंगी। किसका आंसर है 66, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखो अब यहाँ क्षेत्रफल दे दिया है तो फट से आपको क्षेत्रफल लिखना है, क्षेत्रफल के सामने लिखना है। चेक करो ना मेरे भाई ये कई गुना हो रहा है, चेक करो ना। अगर नहीं समझ में आता ना तो आपसे सोडियम लिख के काट लिया करो, क्योंकि वहां भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन करोगे, और यहाँ भी आपको करना है ना, ऐसे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है ना। 11 33 11 5 55 काम खत्म, 11 33 11 11 11 5 55 ये भी खत्म हो गया। तो 35 से देखो, अब 35 से काटोगे ना तो 9 बार में कट जाएगा, 100% 9 बार में कटेगा। कितने गुना? 9 गुना। तो एक बात बताओ, अगर ये 9 गुना है तो इसको हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बोल सकते हैं ना। इसका मतलब है इन सब में कितना होगा 3 गुना, सब में कितना होगा 3 गुना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां जितना गुना होता है उसका इधर स्क्वायर होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इधर का जितना गुना है उसका रूट निकाल दो तो इधर वाला गुना आ जाएगा। इधर जैसे आ गया 9 गुना तो इसका रूट निकाल दो 3, तो इधर मतलब 3 गुना हुआ था। तो सीधी सी बात है 22 3 कितना हो जाएगा 66। समझ में आ रहा है संजू, समझ में आ रहा है भैया? जरा कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शिव कुमार मेजर कमेंट करके बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत आसान चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, सिर्फ दिमाग में इतना सेट करके रखना है बस, ठीक ना। दिमाग में बस इतना ही सेट करके आपको रखना है, इससे ज्यादा आपको, ठीक ना। अगर क्वेश्चन और हार्ड करेगा तो हम आपको आगे हार्ड करके बताएंगे, ठीक है ना। कहाँ आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा उस चीज को आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फार्मूले से सब लोग कर सकते हो, हर स्टूडेंट फार्मूला लिख के करना चाहता है। कुछ एडवांस सोचो ना, कुछ अगर आप एडवांस सोचोगे तभी आगे जाओगे, एडवांस सोचोगे तभी आगे जाओगे। ये सारी चीजें जानते हो, माइंड में सेट कर लो, फटाफट काम हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर याद कैसे होगा, मैथ में बहुत सारी चीजें याद हो जाएगा। मैथ में याद होता है प्रैक्टिस करने से, रटने से नहीं याद होता, याद रखना। जितने ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर डालोगे ना उतने ज्यादा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे होता है, ठीक है ना भाई। 1 2 क्वेश्चन और दे दें क्या?
एक दो क्वेश्चन और दे दें क्या आपको? चलो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या, सॉरी यहां त्रिज्या हटा लो, यहां कर लो परिधि, क्योंकि त्रिज्या पे बहुत सारे क्वेश्चन हम दे चुके हैं। यहां कर लो जरा आप लोग परिधि 22 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत बढ़िया, यही चीज मैं जानना चाहता था, आपके लोग के दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, हम बताए थे ना कि अगर परिधि 22 है तो क्षेत्रफल किस पे कितना होता है? 38.5, और इधर व्यास 7 होता है और त्रिज्या 3.5 होती है। इन चारों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना भाई, कि 22 आएगा तो इधर 7 और 3.5 और इधर 38.5 आएगा। अगर ये 38 आया तो 22 7 और 3.5 आएगा, 3.5 आया तो 7 22 38.5 आएगा, और 7 आया तो 3.5 22 38.5 आएगा। चारों को एक सूत्र में बांध के रखना, अलग मत होने देना। अगर ये आपको चारों पता रहेगा ना तो फटाफट आंसर करोगे, ठीक है ना, फटाफट आंसर करोगे। ओके, चलो क्लास करते हैं यहीं से मैथ की ऑफ, ठीक है ना, मैथ की क्लास यहीं से ऑफ कर